हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो कि दिया गया है आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में दिया गया है, और ये पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऐसे आर्टिकल है विच डील्स विथ इमरजेंसी। आर्टिकल 352 डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 डील्स विथ प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 360 डील्स विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी और आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। तो देखो, 1950 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया गया तो हमारे जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला 7 शेड्यूल। और जब आप 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो आपको दिखेगा यूनियन लिस्ट, state list or concurrent list. Union list contains the subject matter on which only the parliament can make laws. State list contains the subject matter on which only the state legislature can make laws. Concurrent list contains the subject matter on which both parliament and state legislature can make laws. मतलब कि 7 शेड्यूल में देयर इज अ क्लियर डिविजन ऑफ पावर, देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस है, तो जो भी सब्जेक्ट मैटर यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है उस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड है उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड है उस पर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है। ये बात हो रही है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की। नॉर्मल सिचुएशन में देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, जो कि आपको 7 शेड्यूल में देखने को मिलता है। अब हमारे जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ये डिवीजन ऑफ पावर क्यों किया, क्यों उन्होंने 7 शेड्यूल डाला कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं चाहते थे कि यूनियन के पास सारी पावर हो, क्योंकि अगर हम सारी पावर यूनियन को दे देंगे तो हो सकता है यूनियन इस पावर को मिसयूज करे, यूनियन स्टेट्स को दबाने की कोशिश करे, यूनियन डोमिनेटिंग हो जाएगा, यूनियन स्टेट्स को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, फिर स्टेट्स की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, स्टेट्स को यूनियन से दब के रहना पड़ेगा, जो भी यूनियन इंस्ट्रक्शन देगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं चाहते थे, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे डिविजन ऑफ पावर। वो चाहते थे कि इंडिया शुड बी अ फेडरल स्टेट, देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसीलिए उन्होंने डाला 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने डाला यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब ये तो बात हो रही है नॉर्मल सिचुएशन की, लेकिन जब इमरजेंसी हो, इमरजेंसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी का सिचुएशन होगा उस टाइम पे ये डिवीजन ऑफ पावर में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को इन्वोक किया जाएगा अंडर आर्टिकल 352 और 356 और 360, तब जो स्टेट लिस्ट है वो आ जाएगा पार्लियामेंट के कंट्रोल में। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट लिस्ट स्टेट लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात आती है तब स्टेट लिस्ट आ जाता है पार्लियामेंट के कंट्रोल में। मतलब नाउ पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, बट ओनली व्हेन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। नॉर्मल सिचुएशन में नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ इमरजेंसी की। इमरजेंसी की सिचुएशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में द स्टेट लिस्ट विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स नाउ इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू मेक लॉज on the state list. That means in case of emergency India will start behaving like a unitary state. Unitary state क्यों? क्योंकि there will be concentration of power towards the union. Union के पास state list आ जाएगा, union parliament के पास state list आ जाएगा। देखो, यहाँ पे दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन, द इमरजेंसी प्रोविजंस इनेबल्स द कन्वर्जन ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी वन ड्यूरिंग इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
चलो उसके बाद दस इट कैन बी सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द एबिलिटी ऑफ बीइंग बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। तो जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिहेव करेगा। अगर सिचुएशन इमरजेंसी का है देन इंडिया विल बिहेव लाइक अ यूनिटरी स्टेट, अगर नॉर्मल सिचुएशन है देन इंडिया विल बिहेव लाइक अ फेडरल स्टेट। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 352 कहता है इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, देन द प्रेसिडेंट मे प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। अब ये जो पावर है टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, टू इन्वोक आर्टिकल 352 एंड डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, ये पावर प्रेसिडेंट को ही क्यों दी गई, ये पावर यूनियन को ही क्यों दी गई, ये पावर स्टेट्स को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने डाला आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर पूरा इंडिया का सिक्योरिटी डेंजर में है या इंडिया के कोई हिस्से का सिक्योरिटी डेंजर में है, इन दैट केस इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट द स्टेट्स। स्टेट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन की है। ये कहा गया है आर्टिकल 355 में। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 352 कह रहा है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ थ्रेट टू इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि इंडिया का सिक्योरिटी डेंजर में है, कहीं पे वॉर डिक्लेयर हो गया मान लो, ठीक है, या एक्सटर्नल एग्रेशन है या आर्म्ड रिबेलियन है, इंडिया का सिक्योरिटी डेंजर में है या इंडिया के कोई हिस्से का सिक्योरिटी डेंजर में है, देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी ऑफ होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगा, इन दैट केस द प्रेसिडेंट मे प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंट को ऐसा लगा मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी है और वो प्रोक्लेम कर देगा नेशनल इमरजेंसी, वो लगा देगा नेशनल इमरजेंसी। नहीं, प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं करेंगे, वो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकता। सो इट इज़ नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कहा गया है आर्टिकल 352 में, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा इट इज़ नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, रैदर इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब तक वो उनको एडवाइस नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं करेंगे, तब तक प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, देखो, सो इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that there is a threat to the security of India और a part of India, तो ये जो part of India है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, सो इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड इट इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रैदर इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया। पार्ट ऑफ इंडिया ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो 3 ग्राउंड्स क्या मेंशन है इन आर्टिकल 352 ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन और आर्म्ड रिबेलियन। तो ये जो आर्म्ड रिबेलियन टर्म है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज़ किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को रिप्लेस करके लाया गया आर्म्ड रिबेलियन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, अब क्यों इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को हटाया गया? क्योंकि ये जो टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये एक बहुत ही आर्बिट्रेरी टर्म है, मतलब ये बहुत ही वेग टर्म है। क्या होता है कि अगर सपोज थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा है तो उसको भी इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जा सकता है, या थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो रहा है तो उसको भी इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जा सकता है। तो इसीलिए इसको आर्टिकल 352 को कहीं मिसयूज़ ना किया जाए। इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बहुत ही वेग टर्म है, इसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं है। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को हटा के ऐड किया गया आर्म्ड रिबेलियन। जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस लगाया था इंडिया में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी,
तो जब उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस लगाया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि जो ओपोजिशन जो लीडर्स हैं उनको जेल अंदर डाल दिया गया था, फिर जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीन लिया गया था, बहुत जगह जो है कर्फ्यू लगा गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज ऑल्सो कर्टेल्ड। तो ये सब हुआ था जब 1975 से 1977 तक जब इंटरनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी की सरकार ने इम्पोज किया था। तो ये एक बहुत ही खतरनाक टर्म है, थोड़े बहुत झगड़े में, प्रोटेस्ट में भी इसको लगाया जा सकता है। इसीलिए जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने कहा हम ये वेग टर्म को हटाएंगे और हम ऐड करेंगे आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, चलो तो देखो, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन। तो जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। एंड व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, तो उसको हम लोग इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि जब वॉर होगा तभी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा नेशनल इमरजेंसी, या जब एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा नेशनल इमरजेंसी। नहीं, जब वॉर ना भी हो तो उससे पहले भी अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है, इफ़ द प्रेसिडेंट एंटिसिपेट्स दैट देयर मे बी वॉर इन द फ्यूचर, देयर मे बी एक्सटर्नल एग्रेशन, देयर मे बी आर्म्ड रिबेलियन, इन दैट केस ऑल्सो द प्रेसिडेंट मे प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आज मान लो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, तो कल को जाके क्या प्रेसिडेंट इस ग्राउंड को चेंज कर सकता है? बिल्कुल चेंज कर सकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब देखो, तो अब हम लोग फटाफट देखते हैं। मैंने आपको बता दिया, इनिशियली इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये मैंने आपको बता दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा उसको सब्सटीट्यूट किया गया, आर्म्ड रिबेलियन ऐड किया गया। और एक चीज़ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा लाई गई, वो है रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट तब तक प्रोक्लेम नहीं कर सकता नेशनल इमरजेंसी जब तक उसको कैबिनेट द्वारा रिटन एडवाइस ना आए। ये एडवाइस ओरल नहीं होनी चाहिए, ये रिटन एडवाइस होनी चाहिए बाय द कैबिनेट। कैबिनेट मतलब जो सीनियर मोस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको कैबिनेट बोलते हैं। तो ये रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट भी ऐड किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा तो दिया, अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन के बारे में देखते हैं कि ये नेशनल इमरजेंसी कब तक चलेगा विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, कब पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अब हम लोग देखते हैं। तो मान लो आज प्रेसिडेंट ने लगाया नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, प्रेसिडेंट ने आज लगा दिया नेशनल इमरजेंसी, तो आज से 30 दिन तक ये इमरजेंसी कंटिन्यू होगा विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। मतलब 30 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूवल के बिना ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा। ठीक है, सिर्फ 30 दिन तक। लेकिन अगर 30 दिन के आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है तब 30 दिन ख़त्म होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा। मतलब 30 दिन खत्म होने से पहले बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया तब ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा फॉर 6 months। 6 महीने के लिए कंटिन्यू हो गया, 6 महीने बाद फिर आओ वापस लोकसभा राज्यसभा के पास, फिर उनका अप्रूवल लो, अगेन दे हैव टू पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, अगेन इट विल कंटिन्यू फॉर 6 months। फिर 6 महीने बाद फिर आओ, देन अगेन टेक देयर अप्रूवल, अगेन दे विल पास द रेजोल्यूशन, अगेन इट विल कंटिन्यू फॉर 6 months। लाइक दिस इट कैन कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। हमें नहीं पता है कब तक वॉर चलेगा, कब तक एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, हमें नहीं पता है। इसीलिए नेशनल इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है इसलिए कोई ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं रखा गया। ठीक है, तो कैसे हो रहा है देखो, मान लो आज प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया नेशनल इमरजेंसी, आज से ये कंटिन्यू होगा 30 दिन तक विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days 30 दिन खत्म होने से पहले बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इफ दे पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी इट विल कंटिन्यू फॉर 6 months। इफ यू वांट टू कंटिन्यू फॉर अनदर 6 months, come back to Lok Sabha, Rajya Sabha again if take their approval, if they pass a resolution by special majority, again it will continue for 6 months. Like this it can continue for indefinite period of time but only for 6 months at a time। 6 महीने बाद आपको अप्रूवल लेने आना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व है, अब उस केस में क्या होगा, लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो फिर क्या करोगे,
तो फिर जब लोकसभा का जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आएगी, जब फर्स्ट सिटिंग होगा न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का, तो वो फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर, मान लो देखो लोकसभा तो डिसॉल्व है, तो लोकसभा डिसॉल्व है तो कोई बात नहीं, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे बाय स्पेशल मेजोरिटी, तब भी ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा। लेकिन जब लोकसभा वापस आएगी, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जब आएगी, जब फर्स्ट सिटिंग होगा न्यूली इलेक्टेड हाउस का, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का जब फर्स्ट सिटिंग होगा, तो वो फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। अगर पास किया देन ओनली द नेशनल इमरजेंसी विल कंटिन्यू, अदरवाइज द नेशनल इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। ठीक है, चलो अब नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है तो क्या करना होगा? प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है कभी भी बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा कि हम नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी रिवोक किया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, लोकसभा और राज्यसभा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और एक पावर है जो सिर्फ लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास नहीं है। अगर लोकसभा चाहता है टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी, तो लोकसभा क्या करेगा? 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा दे विल हैव टू गिव रिटन नोटिस टू द स्पीकर कि हम नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना चाहते हैं। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो फिर वो किसको नोटिस दे सकता है? प्रेसिडेंट को नोटिस दे सकता है। ठीक है, तो फिर लोकसभा के 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा जो है दे विल हैव टू पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर वो रेजोल्यूशन पास हो गया देन द इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। चलो, तो इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी में सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज सस्पेंडेड दो द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सस्पेंडेड। तो स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं किया जाता है, वो सस्पेंड किया जाता है प्रेसिडेंट रूल में, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सस्पेंडेड बट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, दैट मीन्स मैंने आपको बताया था अंडर नेशनल इमरजेंसी नाउ द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दी स्टेट लिस्ट, तो सिर्फ उतना होता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं किया जाता है। और द पार्लियामेंट ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दी स्टेट लिस्ट। फिर notably the legislative power of a state legislature is not suspended but it is subjected to the overriding power of the parliament। मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट पे लॉज नहीं बना सकता, बना तो सकता है बट इट इज सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि अगर सपोज सेम सब्जेक्ट मैटर में पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बना दिया, ठीक है, जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, इन दैट केस कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? अगर दोनों लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है इट इज सब्जेक्टेड टू द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। देन 6 months आफ्टर द cessation ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इमरजेंसी द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव। तो सपोज नेशनल इमरजेंसी आज रिवोक किया गया तो 6 महीने बाद जो भी पार्लियामेंट ने जो भी स्टेट लिस्ट पे जो भी लॉज बनाया था वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब during a national emergency if the parliament is not in session the president is empowered to issue ordinances on state subject। तो इमरजेंसी के दौरान अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अगर लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है, इन दैट केस प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, दैट मीन्स टू पास अ लॉ। ठीक है, चलो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट कैन through an order modify the constitutional distribution of revenue between the center and state। देखो इस टाइप का आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या इफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी का। तो सबसे पहला इफेक्ट तो हम लोगों ने देखा कि स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट के पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हुआ तो 6 महीने बाद जो भी लॉस पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट पे बनाया था वो भी इनऑपरेटिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इफेक्ट होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? बिल्कुल होता है। और it implies that the president can either reduce or cancel the transfer of finances from the center to the states। तो सेंटर से स्टेट में जो भी फाइनेंस जो भी पैसा जा रहा है वो भी प्रेसिडेंट रिड्यूस कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। उसके बाद दिस मॉडिफिकेशंस कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। अब इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा, देखो नेशनल इमरजेंसी के दौरान द लाइफ ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम। नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा कितना है? 5 साल होता है।
5 साल बाद लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, इन दैट केस द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट अ टाइम. द लाइफ ऑफ लोकसभा कुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड its normal term 5 years by a law of the parliament for 1 year at a time. Similarly, the parliament is empowered to extend the normal tenure of the state legislative assembly. Similarly, जो state legislative का term है वो भी extend किया जा सकता है by 1 year at a time. अब इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट आता है? जब हम प्रेसिडेंट रूल देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल के दौरान फंडामेंटल राइट्स को टच भी नहीं किया जाता, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता है. लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान देखो, द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 358 एंड 359. द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 इज डेल्ट इन आर्टिकल 358, while the suspension of other fundamental rights. देखो, सबसे पहले the 6 fundamental rights under article 19 are automatically suspended. जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा तो आर्टिकल 19 के जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे. उसके बाद देखो, द प्रेसिडेंट, द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन ओनली बी सस्पेंडेड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो तभी सस्पेंड किया जा सकता है व्हेन एक्सटर्नल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड. एक्सटर्नल इमरजेंसी मैंने आपको बताया था जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन. सिर्फ और सिर्फ तब वो 6 फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 19 जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है. लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगाया जा रहा है ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, तब जो आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स है तब उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता. ठीक है, देखो, the 6 fundamental rights under article 19 can only be suspended when the national emergency is declared on grounds of war or external aggression and not on grounds of armed rebellion. अब तो अब तक नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितने बार लगाया जा चुका है? 3 बार लगाया जा चुका है. ठीक है, सबसे पहला 1962 टू 1968 लगाया गया था जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, when the security of India was declared as being threatened by external aggression. So on grounds of external aggression लगाया गया था नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं. फिर 1971 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था तब. फिर 1975 टू 1977 जब इंटरनल इमरजेंसी लगाया गया था ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था. ठीक है, तो ये 3 बार आज तक नेशनल इमरजेंसी लगाया जा चुका है. अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इज इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? क्या ये नेशनल इमरजेंसी को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ? तो हाँ, कर सकते हैं. मिनर्वा मिल्स केस 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन. मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगाया गया प्रेसिडेंट द्वारा, हो सकता है कि ज़रूरत नहीं थी और लगा दिया गया, वॉर नहीं हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हुआ, आर्म्ड रिबेलियन नहीं हुआ, लगा दिया गया, या होने के चांसेस भी नहीं थे और लगा दिया गया, तो उस केस में चैलेंज किया जा सकता है. या पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लिया गया 30 दिन के बाद भी, उस केस में भी चैलेंज किया जा सकता है. या फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल. मतलब कोई भी अगर गलत इंटेंशन के साथ नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया और उसको कंटिन्यू किया गया, इन दैट केस इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी एज नल एंड वॉइड. ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी पहले इम्यून था जुडिशियल रिव्यू से, लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दैट नेशनल इमरजेंसी इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी एज नल एंड वॉइड इफ़ इट वॉज बेस्ड ऑन मैलिफाइड इंटेंशन. ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने आज देखा नेशनल इमरजेंसी के बारे में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.